बहुत दिनों से मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडे जी के कार्य को बहुत नज़दीक से देखते आ रहा हूँ। पूरे विश्व में आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस गायत्री परिवार का इस विचार को शांति कुंज से लेकर विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचाया है। बहुत बार मन में एक बात आती है कि विचारों में मतभिन्नता क्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, पर विचार शून्यता ये हमारी समस्या है। यानी और राजनीति में तो शून्यता ही शून्यता है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जीने की जो प्रेरणा मिलती है वो विचारों से मिलती है, और विचारों का जो प्रतिबिंब होता है वो संस्कारों से संबंधित होता है, व्यक्ति निर्माण से होता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति अगर बुरे माहौल में फंस जाता है तो अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, पर जब बुरा व्यक्ति अच्छे माहौल में आता है तो वो अच्छा बन जाता है। इसका मतलब जैसी मिट्टी होती है उसको मूर्तिकार जिस प्रकार से आकार देता है वैसे मूर्ति बनती है। और इसलिए हमारे जीवन में माता पिता के कारण, गुरुओं के कारण, शिक्षक कॉलेज में, स्कूल में जो हमको मार्गदर्शन करते हैं उनके कारण हमारे जीवन पर उसका परिणाम होता है। मैं बीच में सोच रहा था कि किन किन बातों से मानवीय मन पर परिणाम होता है, तो मुझे ध्यान में आया कि अगर अच्छा नाटक आप देखते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छा संगीत सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे शब्द सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे वातावरण में अगर आप कोई योग साधना करते हो उसका परिणाम होता है, ध्यान धारणा करते हैं उसका परिणाम होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये जो अनुभूति होती है ये उसके सहवास में जो लोग अच्छे उसको मिलते हैं उनके कारण हमें अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन पर उसका परिणाम होता है। हम जब बचपन में, मैं स्कूल में था तो हमको मराठी में एक किताब में ऊपर एक बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। ये जो थोर महात्मा हो के गए हैं उनका चरित्र देखना चाहिए, उनका जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व देखना चाहिए, और उनके समान हमने भी होने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये पूछेंगे कि हमारे बीच में पूर्णांक कौन है, 100% परफेक्ट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण हुआ है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए पूर्णांक मिलना असंभव है। पर इसमें प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही है कि हम लोग अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, और जब हम सब जगह पर जाते हैं तो उन लोगों से हमें कुछ समझने के लिए मिलता है, कुछ देखने के लिए मिलता है, और वो बातें आपके जीवन पर परिणाम करती है। मैं मुंबई में मंत्री था और मेरा एक्सीडेंट में पैर टूट गया था।
तो मलबार हिल पर मैं रहता था। तो एक दिन रतन टाटा, उनका मुझे फ़ोन आया कि मुझे तुमको मिलने के लिए आना है। तो मैंने कहा मलबार हिल पर रॉकी हिल में मैं रहता हूँ, आप आइए। जब रतन टाटा आ रहे थे तो वो रास्ता भूल गए। तो मैं तो उस समय थोड़ा व्हीलचेयर पर ही था। फ़ोन जब बचा, फिर से उनका फ़ोन आया तो आवाज़ उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा नितिन, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। मैंने तुरंत कहा ऐसा करो, तुम्हारे ड्राइवर के पास फ़ोन दो, मैं उसको समझाता हूँ। बोले मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये इतने बड़े विश्व के धनवान व्यक्ति है और ड्राइवर नहीं इनके पास। फिर मैंने उनको कहा गाड़ी रोको, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने समझाया, वो मेरे घर पर आए। फिर एक मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे। तो मेरी इच्छा हुई कि एक एक क्षेत्र के व्यक्ति के हाथ से उद्घाटन करना। तो बहुत फिल्म स्टार को लेके गया सबको, अब बहुत अतिथि खत्म हो गए। तो मैंने रतन टाटा को नवी मुंबई में एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया। कुलाबा में रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर के बाजू में हेलीपैड है, मुंबई में ट्रैफिक जाम बहुत होता है, तो आप हेलीकॉप्टर से चलिए, आपका समय बचेगा। तो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठा, तो वही हेलीकॉप्टर चला रहे थे। फिर मैंने उनको एक दिन कहा कि संभाजी नगर में डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम के एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है और उसका उद्घाटन आपको करना है। मुझे हमारे प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक थे पंशीकर मुकुंद राव, उनने मुझे कहा था कि तुम बोलोगे तो नहीं बोलोगे, उनको लाना ही होगा। तो मैं धर्म संकट में था। तो मैंने उनको कहा कि आप इस उद्घाटन के लिए आइए। तो उन्होंने कहा नितिन, मैंने अपने भी फैक्ट्री का कभी उद्घाटन नहीं किया है। तो मैंने उनको कहा कि आपने किया है कि नहीं किया है मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आपका मित्र हूँ और मेरी बात को आपको आना होगा, यही मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले आप कह रहे तो मैं आऊँगा। उनके हवाई जहाज से मैं जब संभाजी नगर औरंगाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, तब मैंने देखा कि वो जनरली गाड़ी में ड्राइवर के अपोजिट साइड पीछे में मुख्य आदमी बैठता है। तो गाड़ी में उनकी ब्रीफकेस थी। तुरंत मैंने हमारे सरकारी, अब मैं गया था तो मंत्री था, तो सरकारी तामझाम होता ही है। तो मैंने टाटा साहब की ब्रीफकेस ला हाथ में। उन्होंने कहा नहीं मेरी ब्रीफकेस में ही लूँगा। और वो उस गाड़ी में मुझे कहा नहीं आप इधर बैठो, मैं नहीं बैठूंगा। तो मैंने जब देखा ये बात कि नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, ये देखने के बाद मेरे मन पर परिणाम हुआ कि ये आदमी इतना धनवान है, पर जीवन में कितना सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है, कितनी नम्रता है, कितनी शालीनता है, सहजता है, सहृदयता है। मैं अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपने कितना काम किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, पर पब्लिक डोमेन में आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, शालीनता के साथ है, सहजता का साथ है, सहृदय का साथ के साथ है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो व्यक्ति निर्माण जो होता है, इसमें हमारे यहाँ एक रामो मालगी करके सांसद थे, तो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि व्यक्ति कैसा अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर पर बर्फ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हृदय में प्रेरणा होनी चाहिए काम करने की, मुंह में शक्कर चाहिए और पैरों में चक्र चाहिए, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पर उनके नजदीक जाने के बाद अहंकार की बदबू इतने आती है कि ऐसा लगता है ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, मैं यही चलते रहता है। पर आज स्वाभाविक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में ये जो छोटे छोटे सद्गुण है, इनका संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। जीवन मूल्यों का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है।
और इन संस्कारों के यज्ञ में जो जो हम हासिल करते हैं उसी से हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होता है। मेरे जैसे व्यक्ति बहुत ही सामान्य है। मैं मजाक में कहता हूं कि चित्रपट सामने से और नाटक पीछे से देखने वालों में से हम हैं। तो स्वाभाविक रूप से अच्छाई पर, अच्छे गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए जो जो व्यक्ति हमारे जीवन प्रवास में हमको मिलता है, उसके अच्छे गुण दिखते हैं, उसको आत्मसात करना, यही व्यक्ति निर्माण में सबसे बड़ी बात होती है। और अगर देश बदलना है तो समाज बदलना होगा, समाज बदलना है तो व्यक्ति बदलना होगा, और व्यक्ति बदलना होगा तो उसके अच्छे विचारों के आधार पर संस्कार करने होंगे। अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। मैं कभी कभी मजाक में, मैं से दिल्ली कभी आना नहीं चाहता था, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे शहर से ज़्यादा प्रेम नहीं था। तो अचानक जब मुझे बताया गया कि तुमको बीजेपी का अध्यक्ष बनना है, तो मुझे खुशी होने के बजाय टेंशन आया था। अब दिल्ली मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती ये मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा। तो मुझे खूब लोगों से मिलने का मौका मिला, दुनिया भर के लोगों को, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर सब उद्योगपति, और अलग अलग लोगों से मिलता रहा, मुझे भी खुशी रहती है। तो एक बार मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तुमने क्या देखा? तो मैंने उनको ये कहा कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मेरे दिल में जिनके बारे में बहुत बड़ी इमेज थी, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने ये बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि नागपुर जिले के एक हिंगना तहसील में आदिवासी क्षेत्र में एक पारधी समाज की महिला काम करती थी, रेखाते पवार करके। तो उनका धंधा था हाथ भट्टी, वो दारू तैयार करती थी, बेचती थी। तो पारधी समाज का धंधा ही वो था, बहुत पिछड़ा था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से। तो वहाँ बीच में पुलिस ने बहुत कार्रवाई की, बहुत महाराष्ट्र में इशू बना था। तो गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे, मैं और वहाँ पहुँचे। तब ध्यान में आया कि परिस्थिति उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, नहीं बेचारों को। तो मैंने मुंडे जी को कहा कि ये पिछड़े हुए हैं, ये अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए अधिकार और कर्तव्य के साथ उनको जीवन का मार्ग दिखाने में जो समाज की जिम्मेदारी थी, उसमें हम कम पड़े हैं। बाद में वो रेखाते पवार से मेरे संबंध आए, मैं पार्टी का काम करता था। और जिला पंचायत के चुनाव में जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि पार्टी का टिकट सब मिलकर निर्णय करते हैं। पर मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी महिला पार्टी में आई है, इतने नीचे स्तर की है, अच्छा काम करती है, उसी को देंगे। तो मैंने उनको कहा कि तुम तैयारी शुरू कर दो, तुमको चुनाव लड़ना है। और जब मैं चुनाव के टाइम आया और टिकट देने की बात आई, तो पार्टी में सभी लोगों ने मुझे कहा कि ये जो पारधी समाज के, इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, ये दूसरे कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा है, और आज तक वही कम्युनिटी का आदमी चुनकर आया। अगर आप इसको टिकट देंगे तो सीट हम जीत नहीं पाएंगे, पर आपका आग्रह होगा तो दे दीजिए, हमें किसी का विरोध नहीं है। तब मैंने सोचा कि सब मेरे पार्टी के निर्णय करने वाले लोग एक बाजू में हैं और मैंने तो बोल दिया, अब क्या करें। मैंने कहा नहीं, आप सबका जो निर्णय है वही मेरा निर्णय है। हम उनको टिकट नहीं दे पाए और मैंने उनको घर बुलाया। मैं गिल्टी कॉन्शियस था, मेरे मन में आपराधिक भावना थी, और मैंने हाथ जोड़कर उनको कहा कि रेखाताई, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको 5,000 रुपये भी दिए थे, चुनाव का प्रचार शुरू करने के लिए भी कहा था, पर पार्टी में सब लोगों का मन है कि आपसे ये दूसरी कैंडिडेट अच्छी होगी। मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ, तो क्या करना मुझे समझ नहीं रहा। मैं नहीं बोलने के पहले पार्श्वभूमि तैयार कर रहा था। उतना में उस महिला ने मुझे कहा, उसमें क्या बड़ी बात है बहू,
अब मुझे टिकट कोई ज़रूरत नहीं, उसको दे दो, मैं उसका काम करूंगी। तो मेरे को आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े लोगों को टिकट नहीं देने के बाद उनके घर में जब समझाने के लिए जाते हैं तो कितना शिव्या शराब देते हैं और कितनी गालियां खिलाते हैं, इसका अनुभव मैंने बहुत लिया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और झट उन्होंने अपने पर्स खोली और पर्स में से उन्होंने 3,800 रुपये निकाल कर मुझे दिए और मुझे कहा कि 1,200 रुपये मैंने गाड़ी का एडवांस दिया था, डीजल का खर्चा हुआ था, ये हिसाब है, ये बाकी के पैसे वापस लो और आप चिंता मत करो, जो उम्मीदवार आप देंगे उसका मैं काम करूंगी। तब मेरे समझ में आया कि ये तो महिला हाथ भट्टी चलाने वाली थी, ये कोई कॉलेज में नहीं गई, इसको कोई डिग्री नहीं मिली, ये कोई त्यागी तपस्वी बलिदानी नहीं है, न इसका कोई स्टेटस है, न पार्टी में इसका कोई बड़ा स्थान है। पर जो व्यवहार हम में से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वो व्यवहार इसने किया है। तब मेरे ध्यान में आया कि अच्छाई का पेटेंट किसी के पास नहीं है। और इसलिए जो बात मैं कह रहा था कि जो लोग मुझे मिले उनको दूर से जिनको मैं बड़ा समझ रहा था वो मुझे बहुत छोटे लगे और दूर से जो छोटे लगे वो नजदीक जाने के बाद मुझे बहुत बड़े लगे। तो जीवन का ये जो मानवीय विज्ञान है इसका संबंध विचारों के साथ है, विचारों से संस्कारों के साथ है और संस्कारों का संबंध व्यक्ति निर्माण से है। और ये जो फिलॉसफी है, विचारधारा, इसके आधार पर संस्कारित व्यक्ति को करके व्यक्ति निर्माण के आधार पर समाज में पूर्णांक की ओर ले जाने वाला व्यक्ति बनने की प्रक्रिया को ही अनेक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में जो कार्य होता है उसमें से ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय और विशेष रूप से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय आचार्य जी, इनकी प्रेरणा लेकर आप सबके जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन का प्रकाश और जीवन की विजन और जीवन में सच्चाई क्या है इसका यथार्थ समझाकर उसको देने की कोशिश इसके द्वारा होती है। बहुत बार मैं कहता हूं कि जीवन में यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और जीवन जीने की दृष्टि जो होती है वो गुरु से मिलती है, संस्कारों से मिलती है, माता पिता से मिलती है, आचार्य से मिलती है। और ये इसमें से आप लोग भी भाग्यवान हैं कि प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार, ये जो 3 प्रक्रिया है, लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण, लोक संस्कार, और इसी से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं और ज्ञानी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। मैं कोई नम्रता के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है आपको जो सच्चाई वो बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये अच्छा गुरु मिलना, अच्छा मार्गदर्शन मिलना, इसके लिए भी नसीब लगता है। एक हिंदी के हास्य व्यंग्य कवि थे शरद जोशी, जो मेरे बड़े फेवरेट कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कम शब्दों में कहते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। तो आप सब लोग जो है वो नसीब लिखा कर आए हैं और इसीलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सानिध्य में संस्कार यज्ञ में शरीक होने का मौका आप सबको मिला है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी ताकत है। और हम ये कभी नहीं कहते कि मेरा कल्याण करो, हम यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। मेरा कल्याण हो ये नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। हमारा भाव यही है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। विवेकानंद जी ने जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था
तब उन्होंने ये नहीं कहा था, सब लोग ये कह रहे थे मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, हम सब में कैसे श्रेष्ठ है, ये सब भाषण दे रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते, जिस धर्म पर विश्वास रखते, वो भगवान और वो धर्म श्रेष्ठ है, यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यानी मुझे बचपन में एक स्कूल में एक संस्कृत सुभाषित सिखाया था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यानी उसका एक मराठी कवि ने अनुवाद किया था, पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे ते सागरा मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। ऐसा है ना, ऐसा है कि आसमान से जब पानी गिरता है तो नदियों को मिलता है, नदी समुद्र को मिलती है, और उसी प्रकार से अगर हम किसी भी भगवान को नमस्कार करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, तो अंतिमता वो केशव को यानी भगवान के प्रतीक को मिलता है। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। और इसके आधार पर पूरे विश्व में पूरे इसका आकर्षण है। हमारी परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारे जीवन मूल्य क्या है। केवल आप जैसे लोग मार्गदर्शन के कितने मूल्य निकलेंगे, ये हमारी समाज की विशेषता है। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे लाइफ का। लंदन में था, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कार्यक्रम के बाद मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए गया। बातचीत करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको कहा गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। तो उन्होंने कहा, ये सब मैंने बताने के बाद मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है जो हमारे समाज को ध्वस्त कर रही है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, नए लड़के लड़कियां शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, और लिविंग रिलेशनशिप में रहने के कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था टूट रही है। समझ में नहीं आता कि ऐसे ही चलता रहेगा तो भविष्य में क्या होगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश में इतनी गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी, फिर आपके यहाँ यह समस्या नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? तो मैंने उनको कहा कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत से, हमारे धर्म से हमें जो संस्कार मिले हैं, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति के आधार पर जो समाज रचना है, हम गरीब जरूर है, पर हम हमारे समाज में ये समस्या नहीं के बराबर है। गरीब भी आदमी का व्यवहार कैसा होता है? अगर घर में कोई मेहमान आता है और तो एक ही रोटी होगी तो आधी आधी रोटी वो खाता है, दूसरे को देता है। ये किसने सिखाया है? हमारे सामाजिक जीवन में हमारे संस्कारों के आधार पर जो धर्म का अनुकरण करते हैं, धर्म का मतलब क्या है? आज बहुत से बार धर्म, उपासना पद्धति लेकर बहुत कंफ्यूजन है, और जब कन्विंस करना संभव नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। अंग्रेजी में जो सेकुलर शब्द है, आप जाइए और डिक्शनरी मीनिंग निकालिए। सेकुलर शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। और जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उनके मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि दिया गया। तो मैंने एक को पूछा कि तुम सेकुलर हो तो तुम्हारे यहां मंत्राग्नि क्यों दिया? नहीं, वो बाकी राजनीति अलग है, बोले घर में ऐसे ही चलता है। धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ है। कोई शिक्षक कहता है कि मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं, यहां धर्म कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है।
कोई पत्रकार कहता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूं, या धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए उपासना पद्धति अलग होगी, पर हम सब एक है, हमारा मानवीय समाज एक है। मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, यही संकल्पना हमने रखी है, और यही भाव हमारे चाल चलन व्यवहार और चरित्र से व्यतीत होता है। आजकल यूनो में चर्चा हो रही है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। अब ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है? यही है सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ ह्यूमन हैप्पी इंडेक्स की व्याख्या यही है कि हर आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, शरीर पर कपड़ा होना चाहिए, पहनाने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए मिनिमम अनाज अन्न उसको मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, तबीयत बिगड़ गई तो स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, युवाओं के हाथों को रोजगार चाहिए, अच्छे रोड चाहिए। सब ये छोटी छोटी बातों को मिलाकर ही हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बनता है। पर ये फिजिकल हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बनेगा, लाइट आएंगे। फिर एक व्यक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण था, वो अपने बंगई पर झूले पर झूल रहा था, तो एक व्यक्ति कह यार क्या तू व्यक्ति है, दिन भर झूलते हुए बैठता है। बोले क्या करूं? अरे कोई काम धंधा कर, मेहनत कर, पैसा कमा, उद्योग व्यापार बढ़ा। बोले फिर क्या करूं? फिर घर ले। फिर क्या करूं? अरे मर्सिडीज गाड़ी ले। फिर क्या करूं? फिर आराम से बैठ झूले पर। बोले वही तो कर रहा हूं। पहली बात यह है, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, सत्ता संपत्ति पूरी मिलने के बाद कोई सुखी है क्या? आप किसी के पास जो जितना धनवान है उतना दुखी है, जितना बड़े पोस्ट पर। मैं एक बार राजस्थान के विधानसभा में भाषण देने के लिए गया था, वो मेरी क्लिप बड़ी पॉपुलर, करोड़ों लोग देखते हैं। तो मैंने उनको कहा था जो नगर सेवक बने वो इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बन पाए, जो एमएलए बने वो इसलिए दुखी है कि वो मिनिस्टर नहीं बन पाए, जो मिनिस्टर बने वो इसलिए दुखी है कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिला है वो ये सोच रहे कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, और जो मुख्यमंत्री बना वो ये सोच रहा है कि दिल्ली से कब आदेश आएगा और मेरा क्या होगा, इसलिए वो दुखी है। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं ना। तो मैंने कहा ये राजस्थान के विधानसभा ने अतृप्त आत्माओं का महासागर है, सुख और दुख मानने से होता है। आप अगर स्वीकार करेंगे कि भगवान ने मेरी हैसियत और औकात से मुझे बहुत ज्यादा दिया है तो आप खुश रहोगे, पर हर समय आप अतृप्त ही रहोगे कि नहीं, ये नहीं। देखिए एक सच्चाई है, लाइफ इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और बिटवीन द लाइन यू नीड टू हैव ए गुड लीडरशिप कि इस पे मात करके आपको आगे जाना है। रोने में क्या मतलब है? जीवन में संघर्ष होता है, पर जीवन का आनंद कहाँ है? जीवन का समाधान कहाँ है? मन को शांति कहाँ है? आपको समझ में आया कि शांति कुंज में शांति मिलती है, इसलिए आप यहाँ आए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में टिकट की व्यवस्था कर दो, जाने रोटी और खाने की व्यवस्था कर दो, ये मदन कौशिक जी को पता है। हमारे रैली में हजारों लाखों लोग आते हैं, भाषण शुरू होते हैं निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भूख लग जाती है। वो रैली के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो फुकट में जाना आना होता है, खाना पीना मिलता है, इसलिए आ जाते हैं। ऐसे बहुत से होते हैं, कुछ आते भी है कार्यक्रम के लिए, पर आप वैसे नहीं है, क्योंकि आपको यह समझ में आया कि शरीर, आत्मा और मन, इसका आनंद आपको कैसे मिलेगा, और वो आनंद मिलाने के लिए आप यहां से आए। लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, ये यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। और इसलिए हमारे लोकमान्य तिलक कहते थे कि एखादा व्यक्ति अपने जीवन में कितने सालों तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जीवन कैसे जिया है ये महत्वपूर्ण है। सो लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। उसमें से अच्छा निकालो। जैसे वनडे क्रिकेट होता है ना,
कि एक बॉल पे छक्का मारो नहीं तो फोर मारो। हमारे समय एक क्रिकेटर थे, मैं भी क्रिकेट खेलता था, एक बापू नाडकर्णी करके क्रिकेटर थे मुंबई में। वो 4-4 घंटे खेल के 25 रन निकाल के खेलते, विकेट नहीं छोड़ते। मैं बड़ा क्रिकेट का शौकीन था और वेस्ट इंडीज के मेरे स्कूल के समय बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर आते थे, सोबर्स, कनाय, लॉयड, रिचर्ड्स, बड़े ऊंची ऊंची हाइट होती थी। मुझे लगा उनके जैसी बैटिंग करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं व्यायाम करूंगा, ये बहुत मजबूत होगा तो मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। अब मेरे यहाँ सुनील गावस्कर है, बोला सुनील जरा दीवार पे खड़े रहो। बोले क्यों? बोला मेरे को खड़े रहो। मैं खड़ा रहा, मेरी यहाँ तक, हाथ बताओ तो छोटा। सचिन तेंदुलकर, मैंने बोला खड़े रहो, बोले क्या है? नहीं, बोले मुझे देखना है तुमको। तो मैं उसकी ऊंचाई मेरे पास इतनी 5 फुट 3.5-4 इंच, और हाथ वो भी कोई मजबूत नहीं। तब मेरे समझ में आया कि केवल ताकत से क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल एंड क्रिकेट इज ए गेम ऑफ चांस। नहीं तो मैं यही समझ रहा था, ये जो गेम ऑफ स्किल्ड एंड गेम ऑफ चांस है, ये जीवन की सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। आखिर में केवल एक बात आपके विचारार्थ रखूंगा कि आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, जीवन मूल्य, संस्कार पद्धति, उसकी आपकी सबकी ये बहुत श्रेष्ठ है, पर समय के साथ इसका कोऑर्डिनेशन चाहिए। समय के साथ इसका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन होगा तो हम समय के साथ बदलेंगे। मैं एमएसएमई का मंत्री था, तो गांधी जी ने चरखा ढूंढा था, तो सोलर चरखा आया। तो सोलर चरखे पर एक महिला दिन भर के 1000 रुपये कमाती थी, और जो जनरल चरखा था उसमें 200 रुपये कमाती थी। तो जब मैंने कहा कि सोलर चरखा हम अनिवार्य करेंगे, तो सब पुराने लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, गांधी जी ने यह कहा कि हाथ से ही सूत निकलेगा, वही चरखा चलेगा। मशीन के वो विरोध में थे। मैंने बोला मैं तो सोलर की ऊर्जा के आधार पर चरखे की बात कर रहा हूं। बोले नहीं, हमारा विरोध है, यह वस्त्र खादी नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर उस समय गांधी जी के समय सोलर पावर आती और इसका संशोधन होता, तो गांधी जी लकड़े के चरखे के बजाय सोलर चरखा बोलते। अब गांधी जी के समय वो मिट्टी के तेल पर दिया था, तो अब इलेक्ट्रिक पर दिया आया, तो गांधी जी का अनुकरण करना है तो लाइट बुझाओ, मोमबत्ती लगाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो मैं उनको समझा नहीं पाया, आखिर मैंने छोड़ दिया। समय के साथ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, वन इज वेस्टर्नाइजेशन एंड अदर इज मॉडर्नाइजेशन। हम मॉडर्नाइजेशन के विरोध, आधुनिकरण के विरोध में नहीं है। हम पाश्चात्यकरण में जैसे का वैसा लेने में अच्छा होगा तो उसको लेंगे। ओल्ड इज गोल्ड मानने वाले से नहीं है। जो ओल्ड अच्छा होगा उसको स्वीकार करेंगे, और जो दुनिया में अच्छा होगा उसको भी स्वीकार करेंगे। दोनों का समन्वय करके भविष्य की नीति बनाएंगे। मैं तो थोड़ा नए पीढ़ी का हूं, तो मेरी माँ से मुझे काफी बार चर्चा होती थी, वो काफी उसके संस्कार मेरे ऊपर होते थे। तो मैं राजनीति में हूं, मैं भी लोकसभा लड़ता हूं, 3.5 लाख से जीता हूं। मैंने कहा जो मेरे पास जात की बात करेगा उसको ठोकूंगा, नथिंग डूइंग। सब मेरे है, मैं सबका हूं। नो जात। आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। नो कॉम्प्रोमाइज। कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देने वाला देता ही है वोट। और इसलिए कभी ना कभी समाज कैसे बनाना है, देश कैसे बनाना है, युवाओं को कैसे बनाना है, किसानों का कल्याण कैसे करना है, मजदूरों के जीवन को कैसे बदलना है, राजनीति को कैसे बदलना है, अनेक बातों के एजेंडा हमारे सामने है। तलाव बहुत बड़ा है, पोल्यूशन बड़े उच्च स्थिति में, पोल्यूशन सब जगह पर है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। हम इतना तो कर सकते हैं कि मैं पोल्यूशन नहीं करूंगा और करने वालों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक संस्कृत में बहुत सा सुभाषित था
कि चंद्र का प्रकाश नहीं आएगा, सूरज का प्रकाश नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा, कहीं दिए नहीं रहेंगे, तब एक छोटी सी पंक्ति कहती है, देवनाल कहती है कि मैं जलती रहूंगी और पूरे दुनिया को प्रकाश देने का काम करते रहूंगी। तो उसके मन में जो निग्रह था कि मैं जलती रहूंगी। राष्ट्र मंदिर का समर्पित दीप हूं मैं, चाह मेरी कि मैं जलता ही रहूं, जलता ही रहूं, जलता ही रहूं। तो मुझे यही लगता है कि पहले हम अपने जीवन में अपने जो बोलते उसके अनुसार चलें। मैं कभी कभी मेरे लिए बड़ा संकोच होता था, मेरा वजन 135 किलो था और मेरा वीक पॉइंट यही था, जो दिखता था वो खा लेता था। तो रोज रात को मैं सोचता था आज क्या खाना है, आज भी सोचता हूँ। अब कभी दिल्ली जाऊंगा तो आज रात को मुझे क्या खाना है, मेरे मन में सबसे बड़ा विश्व का यही कल्याण का विचार मन में आता है, या आज रात को क्या खाना है। अभी मेरी कमजोरी है, पर मेरा वजन 135 किलो हो गया था। फिर मैंने तय किया कि यह ठीक नहीं है, मेरे खाने के ऊपर की नीयत कम नहीं हुई पर खाना कम हुआ। तो अब मैं 90 किलो पे आया हूँ, मैंने 45 किलो वजन कम हुआ है मेरा। तो अब मैं कम खाता हूँ। तो कभी ना कभी यही है कि हमारे जीवन में अगर मैं कल अगर सात्विक आहार पर अगर भाषण दूंगा और मैं खुद खा के कम खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा 1 घंटा भाषण दूंगा तो कौन मेरी बात मानेगा। कहीं तो ये सोचिए कि जो बात मैं बोल रहा हूं क्या वो बोलने का नैतिक अधिकार मुझे है क्या, और जितना अधिकार है उतना ही बोलिए। नहीं तो हम दूसरों के सामने बड़े बड़े भाषण देते और खुद के इसमें उसका अनुकरण नहीं कर पाते। और इसलिए मैं आपको 2 चीजें आपको बताऊंगा कि हमारे देश में संस्कृति, इतिहास, विरासत, मूल्य सब कुछ है। धर्म और स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान, आयुर्वेद चरम सीमा पर है। जर्मनी से देशों में इसके ऊपर रिसर्च होता है, वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है। पर इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज पावर है, शक्ति है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और हमें हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे मूल्य को, हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत को, योग विज्ञान को, हमारे स्पिरिचुअल साइंस को हमको नॉलेज के साथ जोड़ना है। और दोनों को जोड़कर जब हम जाएंगे तो इसका 1 पर 0 लगेगा, इतनी क्षमता बढ़ जाएगी। अब मैं एक ही उदाहरण देता हूं, समय की कमी है। आपको गो रक्षा के बारे में आचार्य जी भी काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ 1952 में एक गिर नाम की गाय की जात गाय ब्राजील में गई थी। वो 60 लीटर दूध देती है ब्राजील में। तो बीच में मैं 3-4 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। वो रेमंड पे विजयपत सिंघानिया भी कर रहे थे। तो हमारे यहाँ आत्महत्या होती है विदर्भ में, 10,000 किसान, तो डेयरी, मदर डेयरी को लेके गया। तो मैं इसमें बहुत काम कर रहा हूँ। तो मुझे ध्यान में आया कि ये करते करते जो 60 लीटर गाय दूध देने वाली भारतीय गाय थी गिर जात की, उसका जो बूल हुआ उसका नाम था टोरेंडो। और उसका सीमेंस लेकर हमने हिंदुस्तान के गाय को दिया। तो मेरे यहाँ 9 गोरियां हुई, 2 गोरे हुए। अब ये होने के बाद जब वो 60 लीटर की थी और हमारी 2 लीटर की थी, तो गोरी जो होती है वो 20 और 22 लीटर की हुई। अब धीरे धीरे जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी आई। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक चितड़े करके है सांगली में, उनके यहाँ उन्होंने इसकी बहुत बड़ी लेबोरेटरी डाली। मैंने उद्घाटन किया, मैं और शरद पवार साहब गए थे। और उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड में से बुल लाए। तो मैंने उनको कहा, चितड़े ये गलत कर रहे हो तुम, हमें धर्म वापसी आंदोलन करना है। पिछले अनेक सालों में हमने गायों को, देशी गाय को जो जर्सी, ह्यूस्टन बनाया, उनको 3 वेत में वापस हमको धर्म में वापस लाना है। अगर ये 3 वेत में अगर गिर और साहिवाल का अगर हम उनको सीमेंस देंगे बुल का, तो वो गाय देशी बन जाएंगी और वो गाय 40 लीटर 50 लीटर दूध देने वाली होगी।
तो अब एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम बारामती में शुरू हुआ, चितेड़े क्या हुआ, नागपुर में मैंने एक लेबोरेटरी डाली। अब भारत सरकार भी इस पर काफी योजना बना रही है। अब मुझे बताइए कि देशी गाय, और हर गाय अगर 40 लीटर दूध देने वाली होगी तो एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार आराम से जीवन जी सकते हैं। तो विज्ञान और तंत्र विज्ञान इसका उपयोग करके हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, जैविक खेती करनी है। पर जो अमृत पानी हम तैयार करते हैं, अभी ड्रोन आया है, अगर ड्रोन से अगर हम यूरिया स्प्रे करते हैं तो 2 बॉटल नैनो यूरिया में काम होता है, 2 बॉटल मिश्र खत में काम होता है। पर अगर हम यूरिया फेंकते हैं तो 4 बैग लगती है, जमीन खराब होती है। पंजाब में कैंसर क्यों हो रहा है? ये पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के कारण हो रहा है। पर हमारा अमृत पानी, जीवामृत, अगर हम ड्रोन से स्प्रे करेंगे, गाय का गोबर, गोमूत्र, आपको मालूम होगा वो, तो उससे हमारी ऑर्गेनिक खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक तरफ विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, इसका उपयोग होना चाहिए। मैं जीवन में एक काम कर रहा हूं, मेरे को ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना है। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, और इस विषय पर मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, मैं पीछे पड़ा हूं। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली। मेरे पास फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल की गाड़ी है। और जब भी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं तो बोलो गाड़ी में बैठो, चक्कर मारो, मर्सिडीज से भी अच्छी है। तुम्हारे राज्य में पेट्रोल डीजल को खत्म करो और तुम्हारे राज्य में पूरा बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल लाओ, देश का इंपोर्ट बचाओ। 16 लाख करोड़ बचेंगे तो देश के किसानों के जेब में जाएंगे, गांव समृद्ध होंगे और स्मार्ट विलेजेस होंगे, गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, परली है ना आपके यहाँ, परली राइस स्ट्रॉ, ये जलाते हैं। ये पंजाब, हरियाणा, मालूम नहीं मुझे, आपके उत्तराखंड में भी जलाते कि नहीं। पूरा दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने शुरू करवाया। 1 लाख टन परली वहां जमा की गई है, 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होता है, 150 टन बायोबिटुमिन तैयार होता है, और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होता है। अब हमारा किसान अन्नदाता नहीं रहेगा, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा। अन्नदाता ऊर्जादाता नहीं रहेगा, वो विटामिन दाता बनेगा। और विटामिन दाता, अन्नदाता, ऊर्जादाता नहीं तो हवाई ईंधन दाता बनेगा, क्योंकि कॉर्न, गेहूं, चावल कितना भी लगाओ पैसे ही नहीं मिलता ज्यादा। अगर ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बचकर ये पैसा किसान के जेब में जाएगा तो देश में एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि, ग्रामीण, जंगल का क्षेत्र है, जिसमें जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित हमारी रूरल इकोनॉमी बनेगी और गांव समृद्ध बनेंगे, तो ये हरिद्वार में इतना रश काहे के लिए होगा? क्यों पहाड़ी से उतर के लोग यहाँ आ रहे? क्योंकि वहाँ रोड नहीं, अच्छी खेती नहीं। आज मैं आया था अभी मुख्यमंत्री में हेलीकॉप्टर से, बड़े बड़े पर्वत, कहाँ से आए थे हम अभी? टनकपुर से, और पूरे पहाड़ के पहाड़ है, छोटे से गांव दिख रहे थे, खेती कमी थी। पर कल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि जंगल में एक पेड़ लगाए और एक पेड़ से हर साल 50,000 रुपए का इनकम होगा, तो क्या वो आदमी गरीब रहेगा? यह टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। और इसलिए अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअल साइंस के साथ, धर्म के साथ, इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ, साहित्य, काव्य, संगीत, नाटक, इनके सब के आधार पर जो भविष्य की समाज रचना खड़ी हुई है, जो विश्व के कल्याण की भावना को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो पहलू है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तीनों के आधार पर हम विश्वगुरु बनने की क्षमता हमारे पास है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक प्रकार से हमें विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखकर ही ये कार्य कर रहा है। इस कार्य को लोगों तक पहुंचाना, इतिहास, संस्कृति, विरासत, स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान, आयुर्वेद, इसके आधार पर भारतीय संस्कृति और धर्म के आधार पर जो हमारी जीवन मूल्य है, उनके आधार पर विश्व के समाज रचना में
हमारे यशस्वी प्रयोग को अगर उनके पास पहुंचाएंगे तो पूरे विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते कि पहले मेरा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानवता का रक्षण हो, पशु का हम रक्षण करें, यही भावना हमारे मन में है और यही हमारे सूत्र है जीवन निर्माण के। और वो दृष्टिकोण आपको यहाँ से मिलता है। मेरा परम भाग्य है कि मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति को भी आज यहाँ आकर, बहुत पहले मैं एक बार आया था, बहुत मेरी इच्छा थी, आज आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला है। फिर से एक बार इस पूरे विचारधारा के शांति कुंज के जो हमारे प्रेरणा स्रोत है आचार्य जी को, उनकी पत्नी को मैं अभिवादन करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद समाज में अच्छा कार्य करने के लिए हमको शक्ति मिलेगी, इस बात के लिए जरूर मिलेगा। इस विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।